Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. कहते हैं कि जब भी एक क्रिमिनल पुलिस और पॉलिटिशियन का नेक्सस बनता है, तब एक छोटा मोटा अपराधी भी बड़ा अपराधी बन जाता है। और इसी घालमेल ने में आज से तकरीबन 4 दशक पहले भी एक सीरियल किलर को जन्म दिया था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं वक्त कहानी की चैनल में। और स्वागत है आपका आज के एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, आज की एक नई कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी है ऑटो शंकर की, जो कि मद्रास यानी कि आज के दिन का चेन्नई सबसे खूंखार सीरियल किलर था। उसका नाम सुनते ही लोगों के अंदर दहशत पैदा हो जाती थी। यह जो ऑटो शंकर नाम था, यह उसका असली नाम नहीं था, बल्कि उसका असली नाम था गौरी शंकर। और यह जो गौरी शंकर से ऑटो शंकर बनने तक का सफर था उसकी कहानी में, तो मैं इस कहानी को शुरू से शुरू करता हूँ। गौरी शंकर का जन्म 4 मार्च 1955 को तमिलनाडु के वेल्लूर जिले में कोंगलार यार नाम की एक जगह में होता है। बचपन से उन्हें फिल्में देखने का काफी शौक था, पर क्योंकि बचपन में उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो अपने शौक को पूरा कर सके, इसीलिए जब भी कोई नई पिक्चर रिलीज होती उस वक्त, तो वो करता क्या कि जो भी पैसे उसकी माँ किचन में स्टील के डब्बे में छुपा कर रखती थी, वो उन पैसों को चुरा लेता था और इसके बाद वो उन पैसों से फिल्मों की टिकट खरीदता और बहुत ध्यान से हर एक फिल्म को देखता। आमतौर पर लोगों को फिल्मों का जो कैरेक्टर है वो हीरो का पसंद आता है, लेकिन एक अकेला शंकर था उस वक्त, ये अक्सर हीरो के बजाय जो विलन होता है फिल्म में, वो उसे ज्यादा पसंद आता था। और जब भी कोई फिल्म देखकर वो आता, तो ठीक जिस प्रकार फिल्म में होता, ठीक उसी प्रकार से वो अपने दोस्तों के साथ नाटक करके दोहराया करता था। और यहाँ भी वो हर बार विलन का ही रोल प्ले करता था। खैर, धीरे धीरे वक्त आगे बीतता है और गौरी शंकर बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद रोजी रोटी की तलाश में साल 1974 में वह अपने घर से लगभग 140 किलोमीटर दूर तमिलनाडु की राजधानी मद्रास पहुंचता है, जिसे कि आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। मद्रास पहुंचकर पहले तो वह कुछ वक्त तक दिहाड़ी पर पुताई वगैरह का काम करता है, लेकिन बाद में वह कुछ पैसे जोड़ करके इधर उधर जुगाड़ करके एक ऑटो खरीदता है और उसे चलाने लगता है। इसी बीच होता यह है कि उस वक्त तमिलनाडु की सरकार उसी साल यानी कि 1974 में शराब पर बैन लगा देती है, और इस चीज की वजह से गौरी शंकर की जिंदगी बदल जाती है। दरअसल होता यह है कि शराब की पाबंदी की वजह से अब उसकी काला बाजारी शुरू हो गई थी, और कई लोग अब शराब की तस्करी करने लगे थे। खास तौर से मद्रास में जो एक ताड़ी होता है, जो कि ताड़ के पेड़ से निकलती है, वो लोग ज्यादा पीते थे, क्योंकि शराब के मुकाबले वह सस्ती भी आती थी। आप में से जो लोग बिहार से होंगे या जो लोग बिहार से बिलोंग करते होंगे, वो उन्हें अच्छे से पता होगी कि ताड़ी क्या होती है, क्योंकि वहां भी ताड़ी का बहुत चलन है। तो अब राज्य सरकार ने तमिलनाडु में शराब पर बैन लगाया, तो अब ताड़ी की डिमांड बढ़ गई। लेकिन सरकार ने फिर ताड़ी पर भी पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से अब उसकी भी तस्करी शुरू हो गई, और लोग मन भर चाहे रेट पर, अपनी मनचाहे रेट पर उसे बेचने लगे। अब आपको पता ही है कि जिसको पीने की लत होती है, उसके लिए वह कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार हमेशा रहता है। शंकर के दिमाग में शुरू से ही यह था कि उसे जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं, और इसी चाहत ने उसे शराब की तस्करी के धंधे में ढकेल दिया। यहाँ पर दो चीजें उसके काम आई। पहला ये कि उसे पता था कि अच्छी और सस्ती ताड़ी कहाँ मिलेगी, और दूसरा ये कि उसके पास एक ऑटो भी था। दरअसल उस दौरान ज्यादातर जो शराब की तस्करी होती थी वो ऑटो में हुआ करती थी, क्योंकि एक तो ऑटो हर गली में घुस जाया करता था, और दूसरा यह कि पुलिस भी ऑटो को बहुत कम ही तलाश किया करते थे, क्योंकि उस वक्त ऑटो में रखकर शराब तस्करी करने का ट्रेंड नया नया था, जिसके बारे में पुलिस को बहुत बाद में पता चला। तो अब शंकर भी अपने ऑटो में महाबलीपुरम की तरफ से ताड़ी लेकर के मद्रास में चोरी छुपे बेचने लगा, और इस शराब तस्करी के जरिए वह पहली बार जुर्म की दुनिया में कदम रखता है। बाद में उसने अपने इस धंधे में अपने छोटे भाई मोहन को भी शामिल कर लिया, और फिर वो दूसरे राज्यों से अवैध शराब लाकर भी बेचने लगा। इस अवैध शराब की तस्करी की वजह से बहुत ही कम समय में शंकर को अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है,
उसकी जिंदगी बदल जाती है और अब वो अपने उस हर शौक को पूरा करने की कोशिश करता था। फिल्में देखना, जो भी उनके मनचाहे काम था, वो सब कुछ वो किया करता था। अच्छे-अच्छे, महँगे-महँगे कपड़े पहनना, घड़ियाँ पहनना, जूते पहनना या फिर महँगी मोटरसाइकिल, मतलब कि जिस भी चीज़ की उसे चाहत थी, वो सारे शौक पूरे किए और फिर उसे जगदीश्वरी नाम की एक लड़की से उन्होंने शादी भी की और अब उसकी ज़िंदगी अच्छी-खासी चल रही थी। मगर तभी तमिलनाडु की सरकार बदलती है और साल 1981 में जो सरकार शराब और तारी के ऊपर से जो बैन लगा करके गई थी, वो नए सरकार ने उस बैन को हटा लिया, जिसकी वजह से शराब तस्करी कम हो जाती है, बल्कि ना के बराबर रहती है और अब उसमें उतना मुनाफा भी नहीं मिल रहा था। लेकिन तब तक गौरी शंकर ने यह तय कर लिया था कि अब आगे चल करके उसे करना क्या है और उसका आइडिया भी उस ऑटो चलाने के दौरान ही मिला था। दरअसल वो अक्सर रात के वक्त जो वेश्याएं होती है, जो जिस्म फरोशी का धंधा करती है, वह उन्हें अपने ऑटो से उनके दलाल के पास से ले जाकर कस्टमर तक पहुंचाया करता था और इतने सालों में उसे भांप लिया था कि इस काम में कितना मुनाफा है। इसीलिए अब वह तय करता है कि वह भी इस जिस्म फरोशी के धंधे में उतरेगा। इसके लिए वो सबसे पहले क्या करता है कि अपने छोटे भाई मोहन और अपनी छोटी बहन के पति यानी बहनोई एडलिन को और कुछ और लोग जिसके नाम शिवाजी, जयवेलू, राजा रमन, रवि पलानी और परम शिवाय थे, उन सबको मिलाकर उनकी एक गैंग तैयार करता है, एक टीम बनाता है और इसके बाद वह तिरुवनंतपुरम के पास पेरियार नगर इलाके में एक सरकारी जमीन को गैर कानूनी तरीके से 10,000 रुपया में खरीदता है और उस जमीन पर छप्पर डाल करके अपना कोठा शुरू करता है और धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ उनका यह जिस्म फरोशी का धंधा चल पड़ता है और जब धंधा चलने लगता है तो वह एडलबी रोड पर भी एक कोठा खोल देता है और उधर शंकर इधर अपना कोठे का धंधा संभालता और उधर उसका भाई मोहन शराब का। कहते हैं कि कोई भी अवैध काम हो, चाहे अवैध तरीके से शराब बेचना हो या फिर कोठा चलाना हो, या वह बिना पुलिस की मिली भगत से तो चल ही नहीं सकता है और यहाँ भी वही होता। शंकर पुलिस वालों का मुंह बंद रखने के लिए उन्हें खूब पैसे खिलाता और उनकी नाक के नीचे सारे अवैध काम करता, सारे इलीगल। नेताओं को भी उठाना बैठना, उनके अगल बगल उठना बैठना सब शुरू हो गया और इस जिस्म फरोशी के धंधे से उनके पास अंधा पैसा आने लगता है, जिसके बाद वो इन पैसों से परियार नगर के गांधी गली में अपना एक आलीशान घर भी बनवाता है और उसकी ओपनिंग में वह कई बड़े पुलिस अधिकारियों और नेताओं को बुलवाता है, जिसकी वजह से उसका रुतबा और बढ़ जाता है और धीरे धीरे उसका दबदबा इतना पेरियार नगर के जो भी लोकल लोग थे, उन्हें जब भी कोई परेशानी होती तो वह पुलिस के बजाय शंकर के पास ही आते और शंकर उनकी परेशानी हल कर भी देता। उनकी पहुंच का आलम यह था कि एक दिन वह डीआईजी रैंक के ऑफिसर की गाड़ी लेकर के ही परियार नगर अपने घर पे पहुंचा और उस गाड़ी में उसने धंधा करने वाली लड़कियों को और अवैध शराब भर रखी। तो सोचिए उस वक्त उसका कितना रुतबा होगा कि एक डीआईजी रैंक के ऑफिसर की गाड़ी को भी वो अवैध काम के लिए इस्तेमाल कर रहा था। खैर, वक्त बीतने के साथ उसका धंधा बढ़ने लगा और धंधे के साथ साथ लड़कियां भी बढ़ने लगा उनके कोठे पे। इसी दौरान साल 1986 में उनके कोठे पर एक नई लड़की आती है जिसका नाम था सुमाती सुमन सुमाती। उनके पास जाता है और कहता है कि उसे यह धंधा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नई नई आई थी और उसे वो लड़की पसंद आ गई, ठीक लगी, खूबसूरत थी देखने में। वो उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि यह धंधा करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है और फिर वह उसे अपने साथ अंदर कमरे में ले जाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और पहले से शादीशुदा होने के बावजूद भी उसने दूसरी शादी उससे कर लिया। लेकिन जब यह बात उसकी पहली पत्नी जगदेश्वरी को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी औरत यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी कोई सौतन आए और इस बात पे वो शंकर से खूब लड़ती है। पहले कुछ दिनों तक तो शंकर उसे इग्नोर करता रहा, लेकिन जब एक दिन लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो गुस्से में अपनी पत्नी का गला पकड़ लेता है और कहता है कि वो अपने काम से काम रखे और उसके काम में अपनी टांग न अड़ाए, वरना वो उसे जान से मार डालेगा। जिसके बाद उसकी पत्नी शांत हो जाती है और चाहते हुए भी वो कुछ कर नहीं पाती। लेकिन अब यह गौरी शंकर का पैटर्न बन गया था कि जब भी उसके कोठे पर कोई सुंदर लड़की आती तो उसे वो अपने लिए रख लेता और उनसे शादी कर लेता। अगले कुछ महीने के अंदर ही वो एक के बाद एक अपनी शादी के अलावा 4 और शादियां कर लेता है और सबको अपनी हवस मिटाने के लिए रखने लगा। लेकिन अब धीरे धीरे हुआ ये
तो उसके अंदर की यह हैवानियत बढ़ने लगी और वह जानवरों जैसी हरकत करने लगा। एक दिन जब वो अपनी तीसरी पत्नी, जिसका नाम विजया था, उसके साथ जब वो फिजिकल रिलेशन बना रहा था, तो उस दौरान वो उसे बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। पहले तो वह विजया को पूरे शरीर पर अपने दांतों से जोर जोर से काटने लगा और फिर वह सिगरेट से उसके शरीर और उनके प्राइवेट पार्ट को दागने लगता है। और जब वह दर्द की वजह से चिल्लाती तो शंकर को और मजा आता। और शुरुआत में कुछ दिनों तक तो विजया ने यह सब कुछ बर्दाश्त करती रही, मगर जब शंकर का ये रोज का काम हो गया तो एक दिन वो परेशान होकर के उसके चंगुल से भाग गई और फिर कभी वापस नहीं आई। लेकिन शंकर को उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पास अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उसकी और भी पत्नियां थी। कुछ दिनों बाद उनकी इन्हीं जानवरों जैसी हरकतों की वजह से उसकी एक और पत्नी मधु भी भाग गई और शंकर को उसके जाने से भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। इसी बीच एक दिन जब शंकर मद्रास में ही माउंट रोड पर देवी थिएटर के पास पाल्स नाम के एक कमरे में जाता है, तो वहां उसकी मुलाकात ललिता नाम की एक लड़की से होती है, जो कि बार डांस में एक डांसर के रूप में काम किया करती थी। उसे देखते ही शंकर उसकी खूबसूरती पर फिदा हो जाता है और कुछ दिनों की मुलाकात के बाद वह उससे शादी कर लेता है और यह उसकी छठी शादी थी। ललिता जो है वो दिखने में काफी खूबसूरत थी, इसीलिए वह उसके ऊपर खूब पैसे लुटाता और उसको रहने के लिए काला क्षेत्र रोड पर एक किराए का घर भी लेकर के दिया था, जो कि परियार नगर के पास ही था। उसके घर से मात्र 10 मिनट की दूरी पर था। शुरुआत में कुछ दिनों तक तो शंकर ललिता के साथ ही बहुत अच्छे से पेश आया, लेकिन फिर उन्होंने उसके साथ भी वैसा ही जानवरों जैसा सलूक करना शुरू कर दिया और उसके शरीर को भी सिगरेट से जलाने लगा, जिसकी वजह से अब ललिता भी उससे तंग आ गई। इसीलिए सितंबर 1987 में वो एक दिन शंकर के ही एक गैंग मेंबर सुधा लाई के साथ भाग गई। सुधा लाई जो है वो दरअसल वही ललिता के घर के पास ही रहता था और इधर जब शंकर उसे टॉर्चर करने लगा तो इसी दौरान वह सुधा लाई के करीब आई और फिर उसकी मदद से वह उसके साथ भाग गई। जब यह बात शंकर को पता चलती है तो वह गुस्से से लाल हो जाता है और यह पहली बार था जब किसी के भागने से उसे गुस्सा आया था, क्योंकि एक तो ललिता को वो बहुत चाहता था क्योंकि वह काफी सुंदर थी, और दूसरा ये कि उसका ही लड़का जो कि एक उनका ही एक कैमरा और 7,300 रुपया लेकर भागी थी, जो उस जमाने में काफी बड़ी रकम थी। और एक वो सबसे बड़ा कारण ये था कि उसके गुस्सा करने का, कि जिसका उसे सबसे ज्यादा मलाल था कि वो ललिता उसके साथ भागी थी, जो उसी के गैंग का एक छोटा मोटा मेंबर था। इस चीज से उसको लगा कि उसका ईगो हर्ट हुआ है और उसे अंदर ही अंदर बहुत बेइज्जती सी महसूस होती है। इसीलिए वो ठान लेता है कि वो ललिता को ढूंढ कर ही छोड़ेगा। इसके बाद वो करता क्या है कि पहले तो तिरुवनंतपुरम पुलिस स्टेशन में जाकर सुधा लाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाता है कि वो उसकी बीवी को और उसका कैमरा और 7,300 रुपए लेकर के भागा है। जिसके बाद पुलिस उसकी तलाशी शुरू कर देती है और फिर वो खुद अपने गैंग मेंबर के साथ उस ललिता को और सुधा लाई को की तलाश में निकल जाता है। वह उसे ढूंढते ढूंढते मद्रास से बैंगलोर तक पहुंच जाता है, पर ललिता उसे नहीं मिलती है। करीब 1 महीने 27 दिन बाद अक्टूबर 1987 की एक रात शंकर के पास पालम पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर हरि का फोन आता है और वह उसे बताता है कि उन्होंने ललिता और सुधा लाई को पकड़ लिया है। यह खबर सुनते ही शंकर की आंखें चमक जाती है। वो अपने गैंग मेंबर के साथ उसी रात पलमपुरा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सुधा लाई को उस वक्त तो कुछ नहीं कहता, वो ललिता को वहां से जबरदस्ती खींचकर अपने साथ लेकर के निकल जाता है। इसके बाद वो रात करीब 10 बजे ललिता को अपने साथ लेकर के प्रयार नगर वाले घर में पहुंचता है। अपनी पत्नी जगदेश्वरी से, जो कि पहली मंजिल पर थी, मतलब ग्राउंड फ्लोर पर थी, उन्होंने अपनी पत्नी जगदेश्वरी से पहली मंजिल की चाबी लेकर के ऊपर वाले कमरे में जाता है। और बाकी के जो लोग थे वह वही सीढ़ी के पास ही रुक जाते हैं। ऊपर जाने के बाद पहले वो शराब पीता है और ललिता को भी पिलाता है, फिर वो उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता है और इन सब में 27 अक्टूबर की वह तारीख भी बीत जाती है और रात 12 बजे के बाद अगली दिन यानी कि 28 अक्टूबर 1987 की तारीख आ जाती है। और जब वो अपनी हवस पूरी करने के बाद शंकर का मन भर जाता है, तब जाकर के वो उससे पूछता है कि उसे छोड़ करके वो सुधा लाई के साथ क्यों भागी थी। इस बात पर ललिता कहती है कि वह उसके साथ इसलिए भागी क्योंकि वह सुधा लाई से प्यार करती है। यह जवाब सुनते ही उसके सीने में आग लग जाती है और उसके अंदर का जानवर जाग जाता है और वह गुस्से में ललिता को पीटने लगता है।
ललिता भी गुस्से में उसके ऊपर टूट जाती है और दोनों के बीच गुमसुम होने लगती है। इसी बीच शोर सुनकर शंकर का भाई मोहन और उसकी बहनोई एडलिन भी कमरे में आ जाते हैं। इसके बाद मोहन ललिता के बाल पकड़ता है, एडलिन उसके दोनों पैर पकड़ता है और शंकर ललिता का गला पकड़ करके उसके उसको दबाने लगता है। और वो उसका गला तब तक दबाए रहता है जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं जाती। कुछ देर बाद जब शंकर ललिता का गला छोड़ता है तो देखता है कि उसकी लाश उसके सामने पड़ी है और यह उसका पहला मर्डर था, क्योंकि आज से पहले उसने भले ही कई कई गैर कानूनी काम किए थे, लेकिन यह पहली बार था जब उसने कोई भी इस तरह का हीनियस क्राइम किया था। खैर, थोड़ी देर बाद जब यह कंफर्म हो जाता है कि ललिता मर चुकी है तो शंकर का दिमाग तेजी से चलने लगता है और वह लाश को कैसे ठिकाने लगाए इस बारे में सोचने लगता है। इसके बाद वो ललिता की बॉडी को अपने ऑटो में रखता है और अपनी गैंग के साथ उसे लेकर के अपने भाई मोहन के शराब के अड्डे पर पहुंचता है और फिर उसी रात लगभग 2:30 बजे के करीब अपने भाई मोहन को भेज करके एक मिस्त्री को बुलवाता है। और जब वह मिस्त्री शराब के अड्डे पर पहुंचता है तो शंकर उसे एक 5 फुट लंबा और 3 फुट गहरा गड्ढा खोदने को कहता है ताकि उसे कोई शक न हो। इसीलिए वह उससे कहता है कि इस गड्ढे में उसे अवैध शराब छुपानी है। खैर, गड्ढा खोदने के बाद जब मिस्त्री वापस चला जाता है तब उसे उस गड्ढे में ललिता की लाश को, उसके कपड़ों को और उसके जैकेट सफेद दफना देता है। और दफनाने के बाद से पहले जो सोने की चैन और इयररिंग्स ललिता ने पहन रखी थी वह उसे निकाल लेता है। इसके बाद सुबह 8 बजे वह एक बार फिर उसी मिस्त्री को बुलवाया जिसे रात को बुलवाया था और जो गड्ढे को उसने खोदा था उसके ऊपर वो प्लास्टर करवा देता है। लाश को ठिकाने लगाने के बाद शंकर की जिंदगी में वापस सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलने लगता है, जैसा कुछ हुआ ही ना हो। मगर उधर सुदालाई परेशान था क्योंकि उसे ललिता के बारे में कोई खबर नहीं थी। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद जब उसे ललिता के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो उसे लग जाता है कि शंकर ने उसके साथ जरूर कुछ बुरा किया होगा। इसीलिए अब उसे इस चीज के लिए शंकर से बदला लेने की ठान ली, क्योंकि उसने उसका प्यार छीन लिया था उससे। हालांकि उसे अभी तक यह नहीं पता था कि वह इस दुनिया में अभी फिलहाल जिंदा ही नहीं है, मर चुकी है। शंकर से बदला लेने के लिए उसने किया क्या, एक दो लोगों को के साथ मिलकर उसने भी जिस्म फरोशी का धंधा खोल लिया और शंकर के जो भी कस्टमर थे उन्हें कम रेट देकर के फंसाने लगा। अगले करीब 4 महीने तक सुदालाई ने शंकर से अच्छे खासे कस्टमर को फंसा लिया। मगर तभी यह बात शंकर को पता चल जाती है और वह उसकी तलाश करने लगता है। 28 फरवरी 1988 की रात शंकर अपने गैंग मेंबर के साथ ऐसे ही कार में घूमने के लिए निकला हुआ था और जब वो लोग ताज होटल के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि होटल के नीचे से सुदालाई और उसका एक साथी रवि वहां से शंकर के कस्टमर को फंसा रहा है। और यह देखते ही गौरी शंकर का पारा हाई हो गया। उसने उस वक्त तो सुदालाई को छोड़ दिया जब वो ललिता को लेकर के भागा था, लेकिन अब जब वो उसके धंधे में भी अपने टांग अड़ाने लगा तो इस चीज ने आग में घी डालने का काम किया और तब शंकर ने उसे अच्छे से मजा चखाने के बारे में सोचा। इसके बाद वो अपने गैंग मेंबर के माध्यम से पूरा प्लान समझाकर उसे किसी भी तरह सुदालाई को अपने साथ प्यार नगर वाले घर पर लाने को कहता है और बाकी खुद के लोगों के साथ वहां से निकल जाता है। इधर पूरा प्लान समझाने के बाद जैसे ही बाबू सुदालाई के पास जाता है उसे देखते ही वह भागने लगता है, पर बाबू किसी तरह उसे पकड़ लेता है। उसे कहता है कि उसे भागने की कोई जरूरत नहीं है। वो उससे कुछ ठीक मीठी मीठी बातें करके उसे पहले रिलैक्स करता है और जब वो थोड़ा शांत हो जाता है तो उससे कहता है कि चलो चलकर शराब पीते हैं, जिसके लिए सुदालाई तैयार हो जाता है। इसके बाद सुदालाई को लेकर के मोहन की शराब की दुकान पर जाता है जहां एडलिन, मोहन और शिवाजी पहले से ही मौजूद थे। फिर थोड़ी देर बाद वहीं बैठकर शराब पीने के बाद यह लोग अपनी अगली चाल चलते हैं। सुदालाई से कहते हैं कि शंकर अन्ना उससे मिलना चाहते हैं। यह सुनते ही सुदालाई थोड़ा घबरा जाते हैं और कहता है कि वह शंकर से नहीं मिलेगा, क्योंकि शंकर पर उसे काफी गुस्सा है। वो कहता है कि वो उस उन्होंने कहा कि शंकर तुमसे कोई गुस्सा नहीं है, वो तो सिर्फ तुमसे मिलकर पहले दोनों के बीच जो कुछ भी गलतफहमियां हुई है उसे दूर करना चाहता है। इसी बीच वह पूछ लेता है कि ललिता कहाँ है, तो वह कहता है कि उसे कोई और मिल गया है और वह उस आदमी के साथ भाग गई है। अब ऐसी औरतों के चक्कर में पुरानी दोस्ती क्यों खराब करनी, इसीलिए चलो बाकी जो कुछ भी गलतफहमियां हैं वह चलकर सुलटा लेते हैं। इससे आगे की कहानी हम आपको अपने दूसरे एपिसोड में सुनाएंगे, क्योंकि इस कहानी को एक ही एपिसोड में कवर करना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बन जाएगी।
खैर आज तक के एपिसोड में मैंने आपको बताया कि सुदलाई को उन्होंने अपने प्यार में फंसा करके शंकर के पास लाने में वो सक्षम हो गया। उसके बाद शंकर ने उसके साथ क्या किया, कैसे किया, और शंकर एक किस तरह से सीरियल किलर के रूप में जन्म लेता है, ये कहानी हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। खैर अभी तक की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह जल्द ही किसी और कहानी में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।